अब मैं आपको गैस सेक्टर के ही कुछ आंकड़े देता हूं। साल 2014 तक देश में सिर्फ 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे। यानी देश के करीब करीब आधे परिवारों के पास ही एलपीजी कनेक्शन था। आज 2 गुने से भी अधिक यानी करीब 33 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन है। बीते 11 वर्षों में हमने अपनी बॉटलिंग कैपेसिटी को दोगुना किया है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी 13,000 से बढ़ाकर 25,000 से अधिक हो गए हैं। 2014 में देश में सिर्फ 4 एलएनजी टर्मिनल्स थे, 4 एलएनजी टर्मिनल्स। आज इनकी संख्या भी बढ़कर 2 गुनी हो गई है। गैस पाइपलाइन जो करीब 3,500 किलोमीटर होती थी, उसको 10,000 किलोमीटर तक विस्तार किया है, क्योंकि करीब 60% एलपीजी विदेशों से आती है। इसलिए देश के बड़े बड़े पोर्ट्स, वहां पर इंपोर्ट टर्मिनल कैपेसिटी भी बहुत बढ़ाई गई है। साथियों, साल 2014 से पहले तक देश में सिर्फ 25-26 लाख घरों में ही पाइप से सस्ती गैस यानी पीएनजी की सुविधा थी। आज ये संख्या भी 1.25 करोड़ से अधिक पहुंच गई है। 2014 में देश में सीएनजी पर चलने वाली गाड़ियां भी 10 लाख से ज्यादा नहीं थी। आज ये संख्या 70 लाख से अधिक है। और ये तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते दशक में देश के 600 से अधिक जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्थापित किए गए हैं। साथियों, इस वैश्विक संकट ने एक बार फिर दिखाया है कि किसी भी देश का आत्मनिर्भर होना इतना अधिक जरूरी क्यों है। इसलिए ही बीते वर्षों में हमने भारत को एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए होलिस्टिक तरीके से काम किया है। साथियों, पेट्रोलियम पर निर्भरता को कम करने के लिए हमने इथेनॉल पर, बायोफ्यूल पर बल दिया। 2014 से पहले देश में सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। अगर ये काम न किया होता तो हमें बीते 11 वर्षों में करीब 18 करोड़ बैरल अतिरिक्त तेल विदेशों से खरीदना पड़ता। आज की स्थिति देखें तो इथेनॉल के कारण हमें प्रतिवर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत तो देश को सिर्फ इसी से हुई है। साथियों, भारत में पेट्रोलियम का बहुत बड़ा कंज्यूमर हमारी रेलवे भी है। हमारे देश में रेलवे लाइनों के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 60 साल पहले शुरू हुआ था। बावजूद इसके 2014 तक, 2014 तक सिर्फ 20% रेलवे रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन ही हो पाया था। बाकी रेलवे रूट्स पर हजारों डीजल इंजन चला करते थे। आज भारत में ब्रॉडगेज नेटवर्क का करीब करीब
100% बिजलीकरण हो चुका है। इससे साल 2024-25 में ही भारतीय रेलवे ने करीब 180 करोड़ लीटर डीजल की बचत की है। अगर इलेक्ट्रिफिकेशन न हुआ होता तो हर वर्ष इतना डीजल बनाने के लिए एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता। ऐसे ही हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर फोकस किया। एक और बहुत बड़ा काम हमने रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर किया है। आज हमारी टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी का आधा हिस्सा रिन्यूएबल सोर्स से आता है। हमारी कुल रिन्यूएबल क्षमता आज 250 गीगावाट के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है। आप सोचिए, साल 2014 में भारत की सोलर पावर कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी। आज ये करीब 40 गुना बढ़कर 130 गीगावाट हो चुकी है। घरेलू उपयोग में गैस के अलावा बिजली अधिक से अधिक काम आए, इसके लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लागू की गई। अभी तक इस स्कीम के तहत करीब 30 लाख परिवारों ने रूफटॉप सोलर लगाए। साथियों, इसके अलावा हमने गोवर्धन स्कीम पर भी काम किया। इसके तहत कॉम्प्रेस्ड बायोगैस बनाने पर काम किया गया। अभी तक देश में 100 से अधिक प्लांट चालू हो चुके हैं और 600 से ज्यादा पर काम चल रहा है। साथियों, पेट्रोल डीजल के क्षेत्र में हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में भी व्यापक प्रयास किया है। 2014 से पहले भारत के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी संकट के समय कच्चा तेल स्टोर करने की कैपेसिटी ना के बराबर थी। आज हमारे पास 50 लाख टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और इससे भी अधिक कैपेसिटी पर काम चल रहा है। बीते दशक में अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी हमने सालाना 40 मिलियन टन से अधिक की वृद्धि की है। तभी भारत आज दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग हब्स में से एक बन चुका है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने बड़े पैमाने पर और कितनी बड़ी दिशाओं